हेलो एवरीवन, मैं निकी सिंह आप सभी का अपनी पाठशाला पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पॉलिटी का सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। तो चलिए फिर आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर मैं सर्वोच्च न्यायालय की बात करूँ तो हमें पता है कि सर्वोच्च न्यायालय सबसे टॉप पे है। सबसे नीचे कौन सा होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फिर उसके ऊपर कौन सा रहता है? हाई कोर्ट। फिर उसके ऊपर कौन सा आता है? सुप्रीम कोर्ट। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हमारे संविधान में किस भाग में दिया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि पार्ट 5 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। यानी कि अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन हमारे संविधान में किस भाग में है, तो आपका आंसर क्या होगा? पार्ट 5 यानी कि भाग 5। नेक्स्ट ये पूछ लेता है कि भाग 5 में किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, तो वो आपका क्या होगा? आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक। तो ये दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। कुछ फैक्ट्स जानते हैं रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुई थी वो कहां हुई थी? कैलकाटा में। वो कहां स्टैब्लिश हुई थी? कैलकाटा में, ठीक है। और कैलकाटा में जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला ये कि जो कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुई थी वो कौन से रेगुलेटिंग मतलब कौन से एक्ट के द्वारा हुई थी, तो आंसर हमारा क्या होगा? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। क्लियर हुआ। और अगर स्टैब्लिशमेंट ईयर पूछ ले कि कौन से साल स्टैब्लिश हुई थी तो वो 1774। तो फर्स्ट क्लियर हो गया कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिशिंग कैलकाटा की बात करें तो वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के द्वारा 1774 में स्टैब्लिश की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है कि उस कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, तो वो हो जाएंगे कौन? एलिजा एम्पे। तो क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि अगर हम नेक्स्ट में क्या आता है कि फेडरल कोर्ट के बारे में हम जानते हैं कि फेडरल कोर्ट 1935 एक्ट के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। और अगर स्टैब्लिशमेंट ईयर पूछ ले कि संघीय न्यायालय की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, तो वो क्या हो जाएगा आपका? 1937। तो अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि संघीय न्यायालय की स्थापना कौन से एक्ट के द्वारा हुआ था, तो वो होगा 1935। और ईयर अगर पूछ ले तो वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1937। तो स्टैब्लिशमेंट एक्ट भी याद रखना है और प्लस स्टैब्लिशमेंट ईयर भी याद रखना है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन बनेगा कि इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, तो फर्स्ट चीफ जस्टिस जो थे वो कौन थे? मॉरिस गियर। तो सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड में ये पॉइंट बनता है कि आज जो हम जिस सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं वो कहाँ है? दिल्ली में। तो उसकी स्थापना कब हुई थी? तो अगर उसकी स्थापना की बात करें तो उसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 में। क्या कर दिया गया? उसको सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश कर दिया गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने नंबर ऑफ जजेस होंगे, यानी कि कितने न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में होंगे, इसका डिसीजन क्या सुप्रीम कोर्ट खुद करती है या पार्लियामेंट करती है? तो आंसर क्या होगा आपका? पार्लियामेंट। तो नंबर ऑफ जजेस का डिसीजन कौन लेता है? पार्लियामेंट। की एक सुप्रीम कोर्ट में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कितने नंबर ऑफ जजेस होंगे, इसका डिसीजन और इसका नंबर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो वो है पार्लियामेंट यानी कि संसद। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखते हैं जिस आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम आर्टिकल 124 की बात करें तो आर्टिकल 124 किससे रिलेटेड बात करता है, तो वो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यानी कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट से स्थापना से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है, तो वो आपका कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 124 यानी कि आर्टिकल 124। अगर हम आर्टिकल 125 की बात करें तो यहां बताया गया है कि वहां के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते क्या होंगे। तो ये दोनों आर्टिकल क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल हमें याद रखना है वो है आर्टिकल 127, जिसमें हमें ये बताया गया है
तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब क्वेश्चन ये बनता है, तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं? इसको इंग्लिश में कहा जाता है एड हॉक जजेस। क्या कहा जाता है? एड हॉक जजेस। अब देखिए, आखिर ये एड हॉक जजेस को क्यों बुलाया जाता है? समझिए कि कोई डिसीजन लेना है और वो डिसीजन लेने के लिए जो हमारे पास नंबर ऑफ जजेस है वो बहुत कम है, यानी कि हमें कुछ और एक्स्ट्रा जजेस की जरूरत है, यानी कि कोरम हमें कंप्लीट करना है। क्या करना है? गणपूर्ति हमें कंप्लीट करना है। तो जब हमें गणपूर्ति कंप्लीट करने के लिए जब हम नए जजेस को मतलब नियुक्त नहीं, जो हम पुराने जजेस को एक्स्ट्रा मतलब अलग से ऐड करते हैं, तो वही एडिशनल जज को हम लोग क्या कहते हैं? एड हॉक जजेस। तो एड हॉक जजेस का काम क्या होता है? जब कोरम इनकम्प्लीट होता है तो कोरम कंप्लीट करने के लिए जिन जजेस की नियुक्ति होती है उन्हीं जजेस को हम लोग क्या कहते हैं? एड हॉक जजेस। क्या क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर हम आर्टिकल 129, अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 129। इसमें ये बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है, यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्यों कहा गया है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्यों कहा गया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देती है वो सारे डिसीजंस को क्या कर दिया जाता है? अच्छे से रखा जाता है, और उसको जो निचले कोर्ट होते हैं जब भी कोई डिसीजन देना होता है तो उसे एज अ प्रूफ के तौर पे मान करके फिर अपना डिसीजन सुनाते हैं। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 129। तो आर्टिकल 129 क्या बता रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है? अभिलेखीय न्यायालय है। ठीक है। आर्टिकल 130 पे अगर हम आते हैं तो आर्टिकल 130 बात कर रहा है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थान से रिलेटेड। अब देखिए, जैसे कि हमें पता है कि अभी अगर हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। तो अगर इसके लिए अगर चाहे कि हम और एक जगह मतलब सुप्रीम कोर्ट का और एक चीज आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी कि और एक पीठ बिठाना चाह रहे हैं, तो समझ लेते हैं कि लखनऊ में बिठाना है या फिर कहीं और, तो वहां पे अगर सीट बिठानी है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? रिकमेंडेशन लेना होता है। किसका? प्रेसिडेंट का। किसका? प्रेसिडेंट का। तो ये क्लियर हुआ। तो जो भी मतलब सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ होगा, इसका जो डिसीजन लिया जाएगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा लिया जाएगा, और प्रेसिडेंट रिकमेंड करेंगे कि ठीक है, अगर आपका मन है या फिर केसेस ज्यादा हो गए तो और एक पीठ बिठाई जा सकती है। तो वो कौन से आर्टिकल में डिस्कस किया गया है? आर्टिकल 130। नेक्स्ट में आते हैं। अभी तक मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो बताया। अब हमें ये जानना है कि आखिर अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो क्या उसके पास क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। तो सबसे पहला जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये तो सिंपल सी बात है कि अगर आप भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जज बनने जा रहे हो तो आपको भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर ही रहेगा। नेक्स्ट में ये बोला जाता है कि 5 वर्ष के लिए उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश 5 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय की न्यायाधीश होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे ये बोला गया है कि उस पर्सन ने, मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाह रहा है, वो 5 वर्ष के लिए किसी भी हाई कोर्ट में एज अ जज होना चाहिए। ठीक है। अगर वो किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक उसने मतलब एज अ जज वर्क किया है तो वो भी एलिजिबल है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए। मान लेते हैं कि वो 5 वर्ष का जज नहीं है, लेकिन वो क्या है, उसने क्या किया है, 10 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय का वो वकील है, तो भी वो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रख्यात न्यायविद होना चाहिए, यानी कि एमिनेंट जूरिस्ट in the eye of president। in the eye of president। यहां ये बताया गया कि चलिए ये तीनों में से कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर वो राष्ट्रपति की नजरों में एमिनेंट जूरिस्ट है
तो भी उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाएगा। तो क्या ये क्लियर हुआ? एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं कि पहला क्या, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कि 5 वर्ष के लिए या तो कहीं वो जज हो, कहीं नहीं, सुप्रीम मतलब हाई कोर्ट में होना चाहिए, ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट में। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर आप जज नहीं भी रहे हैं तो भी अगर आपके पास आप 10 साल के लिए वकील भी रहे हैं तो भी आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए अप्लाई कर सकते हो। 4 पॉइंट क्या बता रहे हैं कि चलिए आपके पास ये तीनों में से कुछ भी नहीं है, लेकिन आप प्रेसिडेंट के आंखों के सामने और उनके नजर के सामने क्या एक इमिनेंट ज्यूरिस्ट हो तो भी आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो। तो क्या ये क्लियर हो गया? ये भी और एक चीज याद रखना कि यहाँ पे मिनिमम एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट जजेस के बारे में हमारे संविधान में नहीं बताया गया है, लेकिन मैक्सिमम एज क्या होगी इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं तो यहाँ पे अब ये देखते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को अगर हटाना है तो वो हम कैसे हटाएंगे? तो सबसे पहला कंडीशन तो होना चाहिए, जैसे मैंने सोचा कि मुझे किसी को स्कूल से निकालना है, तो स्कूल से निकालने के लिए मुझे ये तो पता होना चाहिए कि उसने गलत क्या किया है। तो यहाँ पे अगर न्यायाधीश है तो उन्होंने क्या गलत किया है कि जिस बेसिस पे हम उन्हें हटा सकते हैं। तो पहला जो बोला गया है वो क्या बताया गया है? वो ये बताया गया है कि कदाचार, यानी कि पता चला कि उन्होंने मिसबिहेवियर किया हो। और दूसरा ये बताया है उनकी अक्षमता, पता चला कि उनके पास कैपेसिटी नहीं है अब केसेस हैंडल करने की। तो क्या देखा गया कि अब इनके पास कैपेसिटी नहीं है, तो अब एक काम करते हैं, इनको हटा देते हैं। तो अब हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? पहले तो ये हमने कंडीशन देख लिए कि या तो मिसबिहेव किया हो, या तो दूसरे में क्या उनके पास अक्षमता है, यानी कि इनकैपेसिटी है और वो चीजें हैंडल नहीं कर सकते। तब क्या कर दिया जाएगा? उनको हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। तो हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट करने के पीछे का टोटल प्रोसेस क्या होगा वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला काम जो होगा वो आप उन्हें क्या करोगे? आपको अगर किसी न्यायाधीश को हटाना है तो क्या करना है? 14 दिन का पूर्व सूचना आप उन्हें दो कि भैया हम आपको हटाने जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रस्ताव, अब जो हटाने का जो प्रस्ताव है, अब ये प्रस्ताव लाया कहां जाएगा? या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। कभी कभी क्वेश्चन में आप ये कंफ्यूज हो जाओगे कि ऐसा तो नहीं है सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। तो याद रखना इनको जो हटाने का जो प्रस्ताव है ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे आप लोकसभा में लाओ चाहे आप राज्यसभा में लाओ। लेकिन जब आप हटाने का प्रस्ताव लेके आओगे तो उस प्रस्ताव पे 100 मेंबर की साइन, लोकसभा के 100 मेंबर का साइन होना चाहिए और राज्यसभा का 50 मेंबर का साइन होना चाहिए। क्या ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए? नेक्स्ट आते हैं कि जब ये प्रस्ताव पे सोचो अब साइन भी हो गए, अब बैठेगी जांच समिति जो ये देखेगी कि क्या इनके ऊपर जो इल्जाम लगे हैं क्या वो सही है या गलत। अगर वो इल्जाम पता चला कि वो सही लगा है, ये दोनों में से कोई भी कंडीशन प्रूफ हो गई, तो अब क्या होगा? उस पर मतदान होगा। और जब मतदान किया जाएगा तो दोनों हाउसेस में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, यहाँ पे 2/3 वोटिंग से वो प्रस्ताव क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। और ये भी याद रखिएगा 2/3 टोटल का नहीं, 2/3 किसका चाहिए? प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जो लोग प्रेजेंट है और जो लोग वोट कर रहे हैं उसी का 2/3 हमारे पास वोट अगर आ गया तो वो जो जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसे हटा दिया जाएगा। फिर इसको रिवाइज करते हैं। कंडीशन क्या है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा कंडीशन इनकैपेसिटी। फिर अगर ये दोनों में से एक प्रूफ हो गया तो प्रोसेस क्या होगा कि आप उन्हें 14 दिन पूर्व सूचना दोगे। दूसरे में क्या? ये प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है और लोकसभा के मेंबर के मतलब 100 मेंबरों के द्वारा साइन होना चाहिए वो प्रस्ताव, और राज्यसभा में 50 मेंबरों के द्वारा वो प्रस्ताव साइन होना चाहिए। और पता चला, अब जांच समिति बैठेगी, जांच समिति में पता चला कि हाँ इन्होंने गलत किया है, तो अब क्या होगा? उस पर मतदान होगा और जो मतदान होगा वो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग का होगा, यानी कि जितने लोग वोट कर रहे हैं और जितने लोग प्रेजेंट है उनका 2/3। और जैसे ही 2/3 वोट मिल गया तो अब उसको क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। तो क्या क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये बोला गया है कि ये हटाने की प्रक्रिया हो गई। नेक्स्ट हमें ये देखना है कि आर्टिकल 143 ये बताता है कि
अगर राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श अधिकार। ये राष्ट्रपति से रिलेटेड ये क्वेश्चन बार बार बनता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, तो वो क्या होगा, आर्टिकल 143 और अनुच्छेद 143। ठीक है, अब एक चीज मैंने आपको बताया था कि इनका जब क्वालिफिकेशन बताया था तो मैंने बताया था कि इनकी मिनिमम एज नहीं बताई गई थी, तो फिर इनका मैक्सिमम एज क्या है, तो ये मैक्सिमम एज जो है इनका 65 ईयर है। और यहाँ पे वही अगर हाई कोर्ट की बात कर लिया जाए तो हाई कोर्ट का जो है वो कितना है, 62 ईयर्स। याद कैसे रखोगे, मुझे ये बताओ कि अगर कोई पर्सन हाई कोर्ट का जज है तो वो सुप्रीम कोर्ट का बनना चाहेगा ना, तो उसके पास 3 साल मिल जाते हैं कि आप अप्लाई वगैरह कर सकते हो। तो अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हाई कोर्ट जज की बात की जाए तो वो 62 ईयर्स है, और अगर सुप्रीम कोर्ट की जज की बात की जाए तो वो कितनी हो जाएगी, 65 ईयर्स। और नेक्स्ट ये भी हमें याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि जो शपथ है वो शपथ किसके सामने लेते हैं, मतलब जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज वो किसके सामने लेते हैं, तो वो है राष्ट्रपति के समक्ष। और अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करेगा उनके समक्ष वो क्या करेंगे, शपथ लेंगे। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। तो आज की क्लास में मैंने सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उससे रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो किया है। और ठीक है, फिर आज के लिए हम इतना ही रहने दे रहे हैं, और जो भी आपके सजेशंस होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और इन आर्टिकल्स को रिवाइज कर लीजिएगा जो कि एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ठीक है, आज के लिए थैंक यू सो मच।